अब रुक करते हैं भोपाल के मिंटो हॉल का, जहां कवि सम्मेलन का आयोजन बंसल न्यूज करवा रहा है। चार पंक्तियां मुझ जैसे प्रेम कवि के लिए अगर कही जाए कि हम कितनी भी बड़ी बातें कर लें, जन सामान्य की प्रेम की कितनी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जिस प्रेम को जीवन भर पाना चाहा और वो ना पा सके, तो चार पंक्तियां ये याद आती हैं कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए, हार स्वीकार ही ना कर पाए, हार स्वीकार ही ना कर पाए, स्वप्न साकार ही ना कर पाए, तुमको देखा था पहली बार जहां वो गली पार ही ना कर पाए, कि तुमको देखा था पहली बार जहां वो गली पार ही ना कर पाए। मैं जानता हूं क्या सुधी श्रोता है यहाँ, जिस तरह से मन लगता है आप लोगों को सुनाने में, हर बार की तरह पिछली बार की तरह आप जिस तरह के लोग हैं। चार पंक्तियां पुरानी पढ़ता हूं मैं, अपनी अब तक की यात्रा जो है, चार पंक्तियां शायद आप लोगों तक पहुंची हो, मंच की तरफ का ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं। सर ये चैनल हम देखते थे और 29 साल की मेरी उम्र है, ये हमने कभी नहीं सोचा था कि हम आपसे मिल भी पाएंगे। जब पहली बार राम गीत के बाद इंटरव्यू के लिए सर की तरफ से उनके इंदौर के लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, तो किसी कारण मैं 3 दिन बात नहीं कर पाया था, और जब मुझे पता लगा कि 3 दिन से मेरा इंतज़ार शरद द्विवेदी सर कर रहे हैं, आप सर से पूछिएगा, मैं इतना ग्लानि से भरा हुआ था कि मैं जितने वर्षों से जिन लोगों को देख रहा हूँ वो मेरा इंटरव्यू करने जा रहे थे। भगवान राम ने वो सब के राम गीत ने वो सब कुछ दिया, तो ये सारे सपने की सच होने जैसा है कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, कि जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं। आप सब लोग जुड़ चुके हैं, चार पंक्तियां सुनाता हूँ। एक तरफ आप जैसे लोग जो इतनी महामारी के बीच भी कविता सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, और एक तरफ वो दुनिया जो पता नहीं किन किन चीज़ों में लगी है। चार पंक्तियां और आप संबंध देखिएगा, सुनिएगा। अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हम जैसे लोग इस उम्मीद के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सारे समारोह, सारी संस्कृतियाँ फिर से ज़िंदगी पा सकेंगी। ये आप सबका प्रयास निसंदेह मंच की तरफ से भी सराहना आपकी की जानी चाहिए कि आप सब लोग हमको सुनने आए हैं और दो दुनिया है एक साथ चलती हैं। अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। कल के कार्यक्रम में हमें चार बड़े व्यापारियों ने बड़े अजीब तरह के मेमेंटोज दिए, लेकिन ये बंसल परिवार है जिन्होंने हमें पढ़ने के लिए किताब मेमेंटो के रूप में दी है। तो ऐसे लोग और सारी चीज़ें कैसे एक साथ जुड़ जाती हैं। चार पंक्तियां प्रेम की और सुनाता हूँ। इतने दूर थे के दूरियों के मेल हो गए, हम नगर के पहले ही रुकी सी रेल हो गए। इतने दूर थे के दूरियों के मेल हो गए, हम नगर के पहले ही
रुकी सी रेल हो गए, अपनी अपनी याद से लिपटती बेल हो गए। तुम हमारा खेल, हम तुम्हारे खेल हो गए। तुम हमारा खेल, हम तुम्हारे खेल हो गए। 4 पंक्तियां और सुनिए। आग पर हाथ धरना पड़ेगा तुम्हें, खुद को लाचार करना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी तो कहेगी मोहब्बत करो, फिर मोहब्बत में मरना पड़ेगा तुम्हें, फिर मोहब्बत में मरना पड़ेगा तुम्हें। सांस की अनछुई डोर कब ले गया। एक प्रेम कवि का क्या दर्द हो सकता है। सांस की अनछुई डोर कब ले गया, मेरी भटकन का एक छोर कब ले गया। भाग्य के द्वार में सिर पटकता रहा, सिर पटकता रहा, भाग्य के द्वार में वक्त मुझको तेरी ही ओर कब ले गया। वक्त मुझको तेरी ओर कब ले गया, वक्त मुझको तेरी और कब ले गया। 4 पंक्तियां माँ नर्मदा के किनारे बसे शहरों में से हम हैं। वो इसलिए भी मैं पढ़ता हूँ कि कहीं ना कहीं 4 पंक्तियों में मुझे ये लगता है कि अब तक भी मैंने जीवन और समय को जिस तरह से देखा है कि ये समय एक अनूठा उपन्यास है, जिसमें अपना भी होना अनायास है। प्यास का ये सफर है बड़ी दूर का, जबकि घर तो नदी के बहुत पास है। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। भाई जोरदार तालियां बजाइए। इतने कम लोगों में इतनी ऊर्जा। नीलोत्पल भैया कह रहे थे कि इसको रिकॉर्ड करके सुनना चाहिए। आप किसी को भी रिकॉर्ड करके सुनाइए तो वो ये सोचेगा कि कम से कम 2000 लोग यहाँ बैठे हैं और ताली बजा रहे हैं। जो आपकी ऊर्जा है निसंदेह प्रणम्य है। मैं चूँकि ये बहुत पारिवारिक सा माहौल है और अब तक कवि सम्मेलन जिस तरह का हम चाहते थे उतना ही अच्छा हुआ है। मैं एक बहुत अपने रंग से अलग, जो आप लोग मुझे जिस तरह से देखते या सुनते आए होंगे, एक अलग कविता मैंने लॉकडाउन के दौरान लिखी। और आज सुबह ही एक ऐसी घटना हुई कि उस कविता की सारी चीज़ें जिस बात से मैंने लिखी थी, और पहली बार बिना गाकर कोई कविता आपको मैं सुनाऊंगा। उसके बाद अगर कहेंगे तो 2-4 बंद मैं रामगीत के भी सुना दूंगा और बाकी हमें सीनियर लोगों तक पहुंचना है। घटना मैं सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो कहीं किराए से रहता है। मैं सारी चीज़ें नहीं बताता। वो कहीं किराए से रहता था। सुबह वो शायद कहीं काम से लौटा होगा या क्या था कि वो 2 बजे घर से बाहर निकला। 2 बजे तक वो घर के अंदर ही था कमरे में। ऊपर उसके मकान मालिक के लोग रहते थे। जब वो निकला तो निकल गया अपनी धुन में। और जब लेकिन शाम को लौटता है तो उनके घर के बाहर सफ़ेद धोतियाँ धुली हुई रखी हैं और एक कंडा जल रहा है। उसने पता करने की कोशिश की तो स्वाभाविक बात है, आप समझ ही गए होंगे। उसको ये पता लगा कि पड़ो के ऊपर मकान मालिक के यहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, उनकी मृत्यु हो गई। उसने मुझे इस आश्चर्य से बताया कि हम संवेदना के किस स्तर तक जा चुके। ये सोचिए कि प्रथम तल पर किसी बूढ़े की मृत्यु हो जाती है और पूरे दिन तक ना रोने की आवाज़ उसे सुनाई दी, ना किसी ने उसको आकर ये खबर करी कि एक ज़िंदगी जो इतने वर्षों से किसी के साथ रह रही थी अब उसके साथ नहीं है। हम लोग उस घर की सारी गतिविधियां आज से ही सामान्य हो चली हैं। हमारे लिए क्या उस जीवन का कोई मतलब नहीं है जो हमारे काम नहीं आ रहा हो। आपने अपने गांव में
मैंने भी अपने गांव में देखा, तब ये कविता लिखी। एक ऐसी बूढ़ी माई जो लगभग एक शतक आयु का पार कर चुकी हैं, चारपाई पर रहती हैं, सारे नित्य कर्म वही होते हैं। मेरी इतनी सी बात है कि एक पूरी सदी आपके साथ रहती है और हम कैसे उसको महत्व देना खत्म कर देते हैं, और वो जीवन और पूरे जीवन का दर्शन। मैं एक कविता सुनाता हूँ, मुझे तालियों की इसमें आकांक्षा नहीं है, लेकिन सच में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये रंग भी आप तक पहुँचे। मुझे जितनी याद है और जितनी देख के मैं पढ़ सकता हूँ, अगर आप सबकी अनुमति हो तो एक बार तालियां बजाकर बता दीजिए। मैं पूरा दृश्य खींचता हूँ, क्या मार्मिकताएं मैंने भी एक अम्मा देखी हैं इस स्थिति में, जो चारपाई पर हैं। आपने भी अपने उसमें देखी होगी। भूमिका कैसी है और क्या क्या उसमें बंद है, क्या क्या प्रतीक है, सुनिएगा। घर का दृश्य देखिए कि जितनी घर की लंबाई थी उतनी घर की गोलाई, जितनी घर की लंबाई थी उतनी घर की गोलाई, और घर के दरवाजे की थी दादा जितनी ऊंचाई। जितनी घर की लंबाई थी उतनी घर की गोलाई, और घर के दरवाजे की थी दादा जितनी ऊंचाई। घर के पहले ही कमरे में रखी हुई एक चौपाई, जिस पर लगभग मरणासंसी रहती थी बूढ़ी माई। जिस पर लगभग मरणासंसी रहती थी बूढ़ी माई। सुनिएगा वो क्या रिश्ता था कि पापा ने बतलाया हमको, आशीष भैया, कि पापा ने बतलाया हमको वो उनकी परदादी थी। पापा ने बतलाया हमको वो उनकी परदादी थी। दादी ने बतलाया वो खुद उनसे उम्र में आधी थी। दादी ने बतलाया वो खुद उनसे उम्र में आधी थी। दादा और सूरज से भी पहले जगने की आदी थी। मम्मी ने बतलाया हाँ वो दादा की भी दादी थी। मम्मी ने बतलाया हाँ वो दादा की भी दादी थी। अब सुनिएगा ये चरित्र क्या होते हैं। एक प्रतीक इस्तेमाल किया है, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। सुनिएगा, ऐसे जीवन